Hey guys, so today I am here with the sixth and the last part of class 9 social science history book, India and the Contemporary World, chapter 1, which is the French Revolution. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को मैंने 6 लेक्चर्स में कवर किया है, तो आज इस चैप्टर का द फ्रेंच रेवोल्यूशन का लास्ट लेक्चर, लास्ट पार्ट है, यानी 6th पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे दो टॉपिक्स के बारे में। पहला टॉपिक है हमारा द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। हम इसमें कंपेयर करेंगे रेवोल्यूशन यानी जो बदलाव हुई हमारे आम जीवन से, और हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं। और अगर आपने चैप्टर का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं और फिर आकर आप ये 6th पार्ट देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज द रेवोल्यूशन एंड एवरी डे लाइफ। यानी जो रेवोल्यूशन है और हमारा एवरीडे लाइफ है एक दूसरे के साथ कैसे इंटरकनेक्टेड है, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेटेड है, यानी उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या रेवोल्यूशन और हमारे लाइफ के बीच में रिलेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द ईयर्स फॉलोइंग 1789, तो 1789 के बाद जो भी साल आए, जो भी ईयर्स है, उसमें क्या हुआ, इन फ्रांस सॉ मेनी चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी फ्रांस के जो लोग थे, जो मेन थे, वुमेन थे या चिल्ड्रन थे, उनके लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आया। उन्होंने बहुत सारा चेंजेस को नोटिस किया। कहाँ के लोग? फ्रांस के लोग। So the revolutionary government took up its themselves to pass laws and would translate the ideas of liberty and equality in everyday practice. तो अब क्या हुआ बेसिकली, जो फ्रांस का गवर्नमेंट था, फ्रांस के रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, यानी रिवोल्यूशन आ रहा था, वहाँ बहुत सारे चेंजेस ला रहे थे, बहुत सारे बदलाव किए जा रहे थे वहाँ के गवर्नमेंट में, वहाँ के पॉलिसी में, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले क्या था, वो एब्सोल्यूट मोनार्क था, फिर जाके वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना, फिर वो रिपब्लिक बन गया हमारा फ्रांस। ठीक है। तो बहुत सारा जो गवर्नमेंट थे उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए, बहुत सारे बदलाव लाए, बहुत सारे लॉज को उन्होंने पास किए, और इससे क्या हुआ कि आइडियाज ऑफ लिबर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी? लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। और क्या लाया गया? इक्वालिटी लाया गया हर एक जीवन में, लोगों के जीवन में, एवरीडे प्रैक्टिस में इक्वालिटी लाया गया। तो ये क्या थे बेसिकली स्टेप्स है जो फ्रेंच गवर्नमेंट में लिए, जिसको क्या करने के लिए? फ्रांस को एक रिपब्लिक नेशन बनाने के लिए। सो वन इम्पॉर्टेंट लॉ, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ क्या है, केम इनटू इफेक्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे चेंजेस लाए गए, बहुत सारे लॉ का इंट्रोडक्शन कराया गया। जैसे कि फ्रांस जो कंट्री था उसमें क्या था, पहले किंग थे। कौन किंग थे? व्हाट हुआ द किंग? द किंग वाज लुइस 16। तो फाइनली अब फ्रांस क्या था, फ्रांस एक रिपब्लिक नेशन बन गया था। तो वहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। वन सच इम्पॉर्टेंट वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। अब ये सेंसरशिप क्या है, आप ये डेफिनेशन नोट कर सकते हो, मैं बेसिकली बता रहा हूँ आपको। सो सेंसरशिप इज अ कंडीशन और सिचुएशन अंडर विच द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑन होल्ड, जहाँ लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया जाता है, दैट इज नोन एज सेंसरशिप। यानी लोगों का कोई डिसीजन को नहीं मान्य किया जाता है, जो डिसीजन होता है वहाँ रूलर का होता है। तो इसको क्या किया गया, इसको एबोलिश कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया। लेकिन अब क्या कर सकते थे, सिटीजन्स क्या करने लगे, अब सिटीजन्स का गवर्नमेंट मेकिंग में उनका भी हाथ होने लगा, वो भी अपना व्यूज़ को या अपना आइडियाज़ को शेयर कर सकते थे। अब गवर्नमेंट क्या था, गवर्नमेंट लोगों के लिए अकाउंटेबल था, यानी अब गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता था कि वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वगैरह वगैरह। यानी लोग अब पूरे तरह से गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते थे, वो गवर्नमेंट को फॉर्मेशन में भी अपना पार्ट दे सकते थे। सो द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम का आइडिया, एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स रूल। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी? रूल्ड बाय द पीपल। सो जो डेमोक्रेटिक राइट थे, जो लोगों के राइट थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद कब रेवोल्यूशन हुआ था? 14 जुलाई, अपडेट याद रखो, 14 जुलाई 1789। यस गाइस, दैट इज 14 जुलाई 1789। तो उसके बाद क्या हुआ, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लिबर्टी का आइडिया आया, डेमोक्रेटिक राइट्स दिए गए सारे लोगों को वहाँ के, और वो कंट्री क्या हुआ, फ्रांस अब रिपब्लिक नेशन बन चुका था। तो दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि अब फ्रांस से सारे के सारे यूरोप में भी ये बात फैली, किसके बारे में? द आइडिया ऑफ लिबर्टी और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। सो 19th सेंचुरी मतलब कौन सा साल आया? जैसे कि हमने 17th सेंचुरी देखा था,
18 सेंचुरी देखा और हम 19 सेंचुरी देख रहे हैं। तो 19 सेंचुरी मीन्स 1800 से लेके 1899 तक का पीरियड कम्स अंडर 19 सेंचुरी। ओके, सो 19 सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव आए। यानी पहले क्या था बेसिकली कि डिक्लेरेशन हुआ राइट ऑफ मैन का, राइट ऑफ सिटीजन का। अब बहुत सारे न्यूज़पेपर छपने लगे, बहुत सारे पैम्पलेट छपने लगे, बुक्स छपने लगे, प्रिंटेड पिक्चर छपने लगे, और ये टाउन्स और सिटीज़ और कंट्री साइड विलेजेस से इधर उधर मूव करने लगे, और लोगों को पता चलने लगा कि अब वो उनका राइट है, वो अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं। और बहुत सारे जो अपोजिंग व्यूज़ थे उसको बंद कर दिए गए, जो लोगों का व्यूज़ को ही माना जाने लगा। बहुत सारे प्ले, सॉन्ग या फेस्टिवल प्रोसेसन्स को लागू किया गया भाई। यानी क्या हुआ उसके बाद, the people could grab the ideas such as liberty, justice and political philosophers wrote about the length of the text which only a handful of educated people could read। और इसके बारे में क्या करने लगे, जो फिलोसफर्स थे यानी जो ज्ञानी लोग थे वो उसके बारे में बुक्स में लिखने लगे। और ये क्या था, उस समय सारे के सारे लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो कुछ ही लोग थे जो इसके बारे में पढ़ पाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ के जो नॉलेज उसका भी विस्तार हुआ, लोग भी वहाँ शिक्षित होने लगे, लोगों के मन में भी क्या हुआ, नॉलेज के प्रति भावना जगी और वहाँ के लोग भी पढ़ने लगे। तो इसके बारे में बेसिकली यानी कैसे डेवलप हुआ, कैसे प्रिंट कल्चर बढ़ा, कैसे किताबें छपने लगी, कैसे लोगों को इसके तरफ अट्रैक्शन हुआ, इसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ोगे। तो फाइनली मूव हम करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आई होप आपको द रिवोल्यूशन इन एवरी लाइफ थोड़ा इजी सा टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ आई विल द लास्ट लेक्चर, लास्ट टॉपिक दैट इज नेपोलियन बोनापार्टे। सो अब हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में। यहाँ हम थोड़ा शॉर्ट में इनके बारे में पढ़ेंगे, आप इसके बारे में डिटेल में क्लास 10th में पढ़ोगे नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में, ठीक है। सो क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा था कि हमारा किसमें, फ्रांस में, पहले फ्रांस क्या था, वहाँ स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया था। लेकिन फाइनली नेपोलियन जब आए तो 1804 में तो वहाँ फिर स्लेवरी को वापस ला दिया गया। तो फिर कितना साल लगा, 44 ईयर्स लगा स्लेवरी को फिर वापस जाने में, यानी 1848 में फिर स्लेवरी खत्म हुआ था, ठीक है। तो 1804 में क्या हुआ, नेपोलियन क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। तो यहाँ हम चैप्टर का बस कंक्लूजन देख रहे हैं, लास्ट पार्ट। अब हमारा चैप्टर बेसिकली खत्म हो चुका है, अब हम चैप्टर का लास्ट पार्ट ही देख रहे हैं। सो कंक्लूजन देखते हैं, फ्रांस क्या बन गया, फ्रांस में क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्टे, दिस इज द फुल नेम, ऐसे नेपोलियन हम बोलते हैं, नेपोलियन क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, वो फ्रांस के एम्परर अब बन चुके थे, फ्रांस के साम्राज्य बन चुके थे। सो ही सेट आउट टू कंकर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो आसपास के यूरोपियन कंट्री था उनको कंकर, यानी कंकर मीन्स व्हाट यू मीन बाय कंकर, कंकर मीन्स टू इन्वेड या टू अटैक एंड कैप्चर। यानी कंकर मतलब क्या होता है, किसी जगह पर अटैक करना, उसको अपने अधीन कर लेना, दैट इज नोन एज कंकर करना, यानी टू इन्वेड एंड कैप्चर द पर्टिकुलर प्लेस नोन एज कंकर। सो वहाँ के आसपास के उनके यूरोप के जितने भी पड़ोसी राज्य थे, उन पड़ोसी देश थे, उनको उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया और अपने अधीन करना शुरू कर दिया, किसने, नेपोलियन बोनापार्टे ने। तो डिस्पोजिंग डिनास्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स व्हिच वर प्लेस मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। तो फिर क्या हुआ, जो डिनास्टी थे उसको डिस्पोज किया जाने लगा, बहुत सारे किंगडम्स को बनाया जाने लगा विच ही प्लेस मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। और उस किंगडम में क्या हुआ, बेसिकली सारे के सारे, सपोज दिस इज फ्रांस, यहाँ के रूलर कौन है, नेपोलियन बोनापार्टे, वो आसपास के किंगडम्स को भी अटैक करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं सपोज। तो ये किंगडम आ गया, ये किंगडम आ गया, ये किंगडम आ गया, तो सब किसके अंडर आया, बेसिकली नेपोलियन के अंदर। लेकिन यहाँ भी तो कोई पार्टिकुलर रूलर चाहिए जो इन तीनों जगहों पर रूल कर सके। तो यहाँ क्या हुआ, जो नेपोलियन के फैमिली मेंबर्स के कुछ लोग थे, उन्होंने ही, जैसे नेपोलियन के फैमिली मेंबर्स के लोग थे, उनको ही यहाँ का किंग बना दिया, किसने, नेपोलियन ने। यहाँ लेकिन क्या हुआ, बेसिकली नेपोलियन सारे के सारे अपने फैमिली मेंबर्स को ही वहाँ का किंग बना दिया। सो ही सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, और उसने क्या समझा अपने रोल को कि वो एक यूरोप का मॉडर्नाइजर बन चुका है, यानी वो अब यूरोप को क्या करेगा, मॉडर्नाइज करेगा, उसमें चेंजेस लाएगा, बहुत नए नए तक की तकनीकी लाएगा, नया नया बदलाव लाएगा। ऐसा किसने सोचा, ऐसा सोचा नेपोलियन बोनापार्टे ने। सो ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज, उसने बहुत सारे लॉज, बहुत सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजर्स एक्सेट्रा। सो इससे क्या हुआ, विच हैज अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन यूरोप। उसने बहुत सारा स्टेप्स लिया, बहुत सारे, जैसे कि एग्जाम्पल देखो आप, उसने क्या किया, सबसे पहले प्रोटेक्शन
ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, लोगों के प्रॉपर्टी को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। दूसरा क्या किया उन्होंने, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स लगी है, यानी यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, यानी और क्या है बेसिकली, तीसरा हमारे पास दिया हुआ है, पहला है प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट, प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एंड डेसिमल सिस्टम। और वहाँ की नेपोलियन के राज में बहुत सारे चेंजेस लिए गए। अब आपको तो ये पता होगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये भी आपको पता होगा डेसिमल सिस्टम के बारे में। अब स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स, ये क्या है बेसिकली, पहले क्या होता था, सपोज करो दिस इज द एंटायर फ्रांस, और फ्रांस में 4 रीजन है, दिस इज रीजन ए, दिस इज रीजन बी, दिस इज रीजन सी, दिस इज रीजन डी, ठीक है। तो यहाँ क्या थे, स्टैंडर्ड वेट्स जो थे, जो 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 क्या था, आप कह सकते हो जो मास था वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का था। तो सपोज करो आपने गोल्ड खरीदा, यू बॉट 1 kg ऑफ गोल्ड, तो आपने प्लेस ए से 1 kg ऑफ गोल्ड खरीदा बेसिकली, और आप प्लेस बी पर जाते हो उसको सेल करने कुछ सालों बाद, तो पता चलता है आपका जो सोना है वो कितना है, 800 ग्राम ही है। या आप प्लेस डी पे जाते हो तो आपको पता था कि आपका सोना 1.5 किलो हो गया, 1.5 kg हो गया, और पता चलता है आप सी पे जाते हो तो वो 500 ग्राम सी, यानी ½ kg हो गया। तो इस समय क्या था, उस समय फ्रांस में अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेट्स यानी अलग अलग मेजर्स थे। सपोज करो यहाँ 1 kg इतना बड़ा होगा, अगर इसका बैलेंस, इसका जो बाट है तो वहाँ इतना ही होगा, तो ये क्या था, थोड़ा अंतर था। या अगर आप क्या करते हो बेसिकली, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आप 1 मीटर ऑफ क्लॉथ खरीदते हो प्लेस ए में, तो हो सकता है दूसरे में वो 0.75 मीटर ही हो, तीसरे में वो क्या हो 0.5 में हो, या चौथे में हो सकता है कि 1.5 मीटर भी हो जाए। तो ये क्या था, वहाँ स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर नहीं थे, कुछ जगह कुछ अलग था, कुछ जगह कुछ अलग था। सो नेपोलियन के टाइम में ऐसा बहुत सारा था, और उन्होंने क्या किया था, नेपोलियन ने बहुत क्या आया, नेपोलियन कोड लॉन्च किया, यानी दैट इज नोन एज सिविल कोड, यानी बहुत सारा, उसमें बहुत सारे स्टेप्स उन्होंने लिए, बहुत सारे, जैसे कि फ्रांस की आर्मी को बढ़ाया जाए, फ्रांस के लोगों को राइट ऑफ प्रॉपर्टी दिया जाए, फ्रांस के लोगों को अपना अधिकार दिया जाए, या उनका जो प्रिविलेज ऑफ बर्थ है उसको ले लिया जाए, सबको फिजिकल और मेंटल के तौर पर ट्रीट किया जाए। तो बहुत सारे सिविल कोड्स में उन्होंने मेजर्स लिए, तो इसके बारे में आप नेक्स्ट सेक्शन में क्लास 10th में पढ़ोगे। तो फाइनली क्या होता है, बैटल ऑफ वाटरलू, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होता है, जिसमें नेपोलियन डिफीट हो जाता है, नेपोलियन हार जाते हैं, दैट इज इन द बैटल ऑफ वाटरलू। सो इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे उनके मेजर्स, उनके अब आगे आने वाले जो किंग्स एंड क्वीन थे उन्होंने भी उसको मेजर्स को अपनाया, लेकिन एक उन्होंने अच्छा काम किया था, दैट वाज द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट था इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द मेनी पार्ट्स ऑफ द यूरोप इन द 19th सेंचुरी। और बहुत सारा जो सिस्टम्स है उनको अबॉलिश कर दिया गया और इसको अपना लिया गया, किसको, द राइट ऑफ इक्वालिटी, द राइट ऑफ लिबर्टी, द राइट ऑफ फ्रीडम, और द आइडिया ऑफ व्हाट, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक राइट। और बहुत सारे लोगों से कॉलोनियल पीपल रिवोक द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज एंड मेक इट द सॉवरेन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दिया गया, जो रिवोल्यूशनरी थे जो इन्होंने इस आइडिया पर रिस्पॉन्ड किया, कौन आइडिया पर, द आइडिया ऑफ लिबर्टी और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक व्हाट, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। तो दो लोगों के आप नाम दिए गए, आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है कि हु आर द 2 पीपल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस, यानी फ्रांस के आइडिया पर कौन से वो 2 इंडियंस थे जिन्होंने फ्रांस पर आइडिया पर अपना रिस्पॉन्ड किया और इंडिया में भी वैसा बदलाव लाया। तो आप नाम याद कर लो, पहला है टीपू सुल्तान, हु इज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान, और सेकंड है हमारे राजा राम मोहन रॉय। So these were the 2 peoples who responded to the ideas coming from the revolutionaries France। तो इन्होंने फ्रांस के आइडिया को इंडिया में भी अडॉप्ट किया। आपको एग्जाम में या बेसिकली टेस्ट में पूछा जा सकता है, तो आप ये दोनों नाम अच्छे तरह से याद रख लेना। तो यहाँ पे फाइनली हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन को फिनिश कर लिया है। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट ना हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
और एक बार आप कर सकते हो कि एक बार आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स लेक्चर एक बार फिर से आप देख लो, तो जो भी डाउट भी बचे होंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक के साथ। So till then, stay creative, keep learning, and most of all, have fun. Thank you for watching. See you again. Bye bye.